हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जिले के बारे में कवर करने वाले। इसकी सेकंड क्लास ही रहेगी। फर्स्ट क्लास में हमने भोपाल जिला पूरा कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम विदिशा जिले के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या फैक्ट है वो हम कवर यहाँ से करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और आपके लिए क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे जो भी नया वीडियो आता है वो आपको जो है टाइम टू टाइम मिल जाता है। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम फटाफट अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे विदिशा जिले के बारे में। देखिए, विदिशा जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये आपका जो आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है विदिशा। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है ऑलरेडी। वो तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी जो आपको पता नहीं है वो भी हम आगे कवर करेंगे। इस वीडियो को आप अगर पूरा अंत तक देख लेते तो 110% आपको वो चीज़ें भी पता चल जाएगी जो इसके बारे में आपको पता नहीं होगी। तो देखिए, ये जो है मालवा के उपजाऊ पठारी क्षेत्र के उत्तर और पूर्व हिस्से में अवस्थित है, और यहाँ पे ये जो है स्थित है, तथा पश्चिम के मुख्य पठार से जुड़ा हुआ भी है। अब यहाँ पे मालवा अगर निकल कर आए तो मालवा के अंतर्गत ये आता है। कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आपको यह याद रखना है, मालवा के उपजाऊ पठारी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये आपका स्थित है। चीज़ें क्लियर है, याद रखना है। एक फूड फैक्ट जो है आपको याद रखते चलना है। आगे आता है हमारा फैक्ट कि ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह जो क्षेत्र है मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जा सकता है। तो यहाँ से फैक्ट ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि मध्य भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। और फैक्ट जो है ऑप्शन भी आपको इस हिसाब से मिलेंगे जिसमें आपका जो है यही जो है करेक्ट आंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन फैक्ट को आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा और यहाँ पे इनको एनालाइज भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके फैक्ट आए वो आपको यहीं पे तुरंत से याद हो जाए। अब देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बता देते हैं इससे पहले हम आगे बढ़े। देखिए, राज्य जो है इसका सबसे जो कि ये क्वेश्चन तो हमने पूछा है कि राज्य का जो है सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये है आपका गंज बासोदा। गंज बासोदा है आपका, ये आपको याद रखना है। और हमने ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ में अगला फैक्ट अगर हम बात करें इसके अन्य नामों की, देखिए इसके अनेक प्रकार के नाम हैं। अन्य नाम जो है बहुत सारे नाम इसको हैं। तो संस्कृत जो है ये नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? संस्कृत में इसका नाम है वेदिस। नाम है इसका वेदिस, वेदिस, या फिर इसको वेदिसा भी बोला जाता है संस्कृत में। अगर बात करें पाली जो आपकी भाषा है, इसमें अगर नाम की बात करें तो इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? इसमें इसको बेसनगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बेसनगर के नाम से इसको जाना जाता है। और विश्वनगर भी इसको बोला जाता है, विश्वनगर। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से ये फैक्ट आपके पूछे जाएंगे 110%, ये आप जरूर से याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या है इसका? दसार्ण प्राचीन नाम है। और इसके साथ में दसान भी इसको बोला जाता है। चीजें आयुक्त की ये सभी क्लियर हो गई होगी। और मध्ययुगीन जो नाम है इसका, मध्ययुगीन नाम जो है इसका ये है आपका भिलसा। तो भिलसा नाम जो है इसका मध्य जो युगीन है ये नाम है। क्लियर है चीज़ें? आगे बढ़ते हैं हम। अगर पौराणिक नाम की इसकी बात करें हम, पौराणिक नाम, तो पौराणिक जो नाम है इसका भद्रावती है। उसके साथ में जैन नाम जो है वो आपका बदिलपुर है। और आपका जो औरंगजेब था, इन्होंने भी एक नाम इसको दिया था विदिशा को। इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने दिया था उसको आल्डू गोरपुर। क्या दिया था? आल्डू गोरपुर नाम इसको दिया था विदिशा को औरंगजेब ने। बात करें आगे तो देखिए, यहाँ पे एक अलबरूणी जो आया था उसने इसे महाबलिस्तान के नाम से जो है संबोधित किया था, यानी महाबलिस्तान इसको कहा था। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने जो है 1952 में 1952 में जब इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, उस टाइम पर, जो कि उससे पहले ही इसका जो नाम है वो आपका विदिशा रखा था। तो देखिए 1956 में इसका तो गठन हुआ है, 1956 में, 59 जो है 56 में, बट 52 में ही इसका जो नाम है वो आपका राजेंद्र प्रसाद जी जो है उन्होंने इसको विदिशा नाम दे दिया था, जो कि इसका पहले जो नाम था वो था आपका भिलसा। तो चीज़ें आयुक्त की ये सभी आपको क्लियर हो गई होगी।
अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से और, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो और दे देते हैं आपको। देखिए, नगर से 2 मील उत्तर जो कि उत्तर में इस समय में बेसनगर नामक एक स्थान, छोटा सा गांव था। यह प्राचीन विदिशा में बसी हुई है। तो ये जो है नगर से 2 मील दूर है, जो कि आप यहाँ पे जो है इमेज में देख सकते हैं। बेसनगर नामक छोटा सा गांव था, गांव है, और प्राचीन विदिशा इसी में बसी हुई है। यह जो नगर है पहले 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जो कालांतर में दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका नदी के किनारे भी बसा हुआ है, जो हम आगे जो नेक्स्ट पिक आएगी उसमें हम कवर करेंगे। और इस प्राचीन नदियों में एक छोटी सी नदी का नाम वेस है, और इसे विदिशा नदी के रूप में भी जाना जाता है। यानी वेस जो नदी है इसे विदिशा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये छोटी नदी के रूप में जानी जाती है। आगे बात करेंगे, इसकी जो भौगोलिक स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आपको नदी भी दिखाई दे रही है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो व्यापारिक मार्ग उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन की ओर जाता था, वह विदिशा से होकर गुजरता था। यानी पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो व्यापारिक मार्ग जाता था वो आपका विदिशा से निकल कर ही जाता था। और यह वेत्रवती नदी के तट पर बसा था, और जिसकी पहचान आधुनिक बेतवा नदी के साथ की जाती है। यानी आपका जो विदिशा बचा है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेत्रवती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और वेत्रवती नदी किसको जाना जाता है? ये आपको बेतवा नदी को ही कहा जाता है, और जिसकी आधुनिक पहचान जो कि बेतवा नदी के साथ की जाती है। अगर बात करें बेतवा की सहायक नदी घसान की, तो घसान के नाम में जो कि अवशिष्ट है। कुछ विद्वान जो है इसका नामकरण दसार नदी घसान के नाम जो है इसके मानते हैं। और जो ये जो है 10 छोटी बड़ी नदियों के समवाय रूप में बहती है। तो इसका नाम भी आप देख सकते हैं, दसान। आपकी जो नदी है घसान, इसको दसार्ण के नाम से भी कुछ विद्वान मानते हैं। आगे बात करेंगे, इसके क्षेत्र की जलवायु अत्यंत जो है स्वास्थ्यवर्धक है। ये जो क्षेत्र है आपका विदिशा क्षेत्र, इसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। आप ये देख सकते हैं, बार बार मैं आपको इसीलिए रिवाइज करके बता रहा हूँ। कर्क रेखा के आसपास इस क्षेत्र में ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। बारिश भी साधारणतः होती है, यहाँ पे 40 जो इंच है यहाँ पे बारिश होती है। और एक किंवदंती के अनुसार यहाँ की अजरस जल देने वाली जो है बदली जो है वो आपकी लंगड़ी है। इसलिए यहाँ पर जो है ये आपकी किसके अंतर्गत है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक किंवदंती के अनुसार बता रहे हैं। यहाँ पे अजरज जो जल देने वाली एक बदली है वो लंगड़ी है, अतः उन पर दया करके बड़े जो बादल है यहाँ पर जल बरसा देते हैं। यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये किंवदंती के अनुसार है, ये आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, तो विदिशा के समीप से ही विंध्य पर्वतों की श्रेणी का सिलसिला पूर्व से पश्चिम की ओर गया है, और ये श्रेणी ना तो अधिक ऊंची है और ना ही अधिक लंबी है। वेस नदी के किनारे गरुड़ स्तंभ स्थित है। देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका गरुड़ स्तंभ है। और ये किस नदी के जो किनारे स्थित है? वेस नदी के किनारे स्थित है, जिसको विदिशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जिससे भागवत कथा प्रारंभ होने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? गरुड़ जो स्तंभ है, इससे भागवत कथा जो है यहाँ पे प्रारंभ होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और इसके साथ में इस जो स्तंभ है इसका निर्माण हीलियोडोरस ने करवाया था। किसने करवाया था? हीलियोडोरस ने करवाया था गरुड़ स्तंभ का निर्माण। और यहाँ पे जिस कारण से इसे जो है हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। ये तो यानी हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए हेलियोडोरस स्तंभ इसको बोला जाता है और गरुड़ स्तंभ भी इसको बोला जाता है। दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। हमने इमेज इसलिए विशेष करके लिए कि अगर आप विजुअली देखेंगे तो आपको हो सकता है याद हो जाए फैक्ट ईजिली। देखिए, विदिशा में जन्मे श्री जो कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, इनका जो संबंध है वो विदिशा से है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के जो है प्रेरणा थे, जो है इन्होंने स्टार्ट किया था बचपन बचाओ आंदोलन। याद रख सकते हैं, इमेज देख लीजिएगा आप एक बार। आगे बात करेंगे विदिशा का किला के बारे में। और विदिशा के जो किला है पत्थरों के बड़े बड़े खंडों से बना हुआ है, और इसके चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे का प्रावधान था। चारों तरफ स्थित किले की मोटी दीवार पर जगह जगह पर तोपें रखने की व्यवस्था भी थी। ये देख सकते हैं आप इमेज में, किला जो कि दिखाई दे रहा है आपको। और किले के दक्षिण पूर्व के दरवाजे की तरफ अभी भी कुछ तोपें देखी जा सकती हैं। तो ये आपका जो है विदिशा का किला है। और विदिशा के किले के बारे में आगे बात करें हम थोड़ी सी और, तो इस किले का जो निर्माण करवाया था वो स्पष्ट नहीं है, ये आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है इसके बारे में। और फन-नीसी दफ्तर के अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार इसे औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, यह कहा गया है।
यानी आपके जो फन्नीसी जो दफ्तर है उसके रिकॉर्ड के अनुसार जो है औरंगजेब ने इसको बनवाया था, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन कई विद्वान का ये मानना है कि ये जो किला है बहुत प्राचीन है। ये संभावना के अनुसार इसे ईस्वी पूर्व सदी के पशुओं के एक धनी व्यापारी शाह भैसा शाह ने बनवाया था। तो ये जो है आपकी एक संभावना के अनुसार ये बात कही गई है कि इसे, और यहाँ पे एक फन्नीसी के अनुसार, ये दफ्तर के रिकॉर्ड के अनुसार ये बात कही गई है। तो दोनों आप देख सकते हैं, और ये आप स्पष्ट नहीं है कि ये जो किसका निर्माण है, किसने करवाया था। और इसी वंश के साहू जो आपका जो धनी व्यापारी साहू भैसा शाह था, इसी वंश के शाह की पुत्री अशोक ने जो है, अशोक ने इन्हीं से विवाह किया था, जिनका नाम था महादेवी। याद रख सकते हैं किस वंश की थी ये आपकी किस धनी व्यापारी शाह भैसा शाह की यहाँ पे इसी वंश की थी। और बार बार के आक्रमणों के कारण किला ध्वस्त होता रहा। कालांतर में इसकी जो दीवारें हैं मंदिरों में प्रयुक्त की गई पत्थरों को लगा दिया गया होगा। तो यहाँ पे ये जो है इन्होंने संभावना के आधार पर ये बात कही है, यानी स्पष्ट इसके बाद कुछ भी इनके पास ये नहीं है। आगे बात करेंगे थोड़ी सी और, देखिए हम थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विदिशा को पूर्व में बेसनगर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन जो नाम था इसका बेसनगर था, और यहाँ पे बेलसा जो है मध्ययुगीन नाम इसका था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐतिहासिक नगरी और प्राचीन नगरी ये रही है जो कि विदिशा। इसके साथ में प्रसिद्ध जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है यहाँ पर है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा ये बनवाया गया था। और यहाँ पे जो भागवत कथा का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं, और आप कुछ चीज़ें जो छूट गई वो भी हम आपको कवर करवा रहे हैं। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करने वाले हैं, उसको भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। अशोक की जो रानी थी उनका नाम था महादेवी। वहीं ये जो कि वेश्य की लड़की थी, ये आपको याद रखना है। और आपके जो मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, ये आपके यहीं से सांसद थे। कहाँ से? विदिशा से सांसद थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसके बाद में जो आपका सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये अभी आपका विदिशा में है। इसके साथ में उदयगिरी आपका एक फेमस स्थान है, विदिशा के अंतर्गत आता है। ये प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है। इसके साथ साथ प्रसिद्ध गुफा भी यहीं पर है, उदयगिरी की गुफा, आप सभी को पता ही है इसके बारे में। और यहाँ पर गुफा में वरा उतार प्रतिमा भी है। इसके साथ में चंद्रगुप्त जो आपके विक्रमादित्य से एक अभियान पर निकले थे, तो यहीं से निकले थे आपके उदयगिरी से। उदयगिरी आपका विदिशा जो आता है, विदिशा के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ प्रभावित होती है? तो यहाँ पे बीना नदी जो है यहाँ से प्रभावित होती है। उसके बाद साथ में सिंध नदी भी यहाँ प्रभावित होती है। उसके साथ में बेतवा नदी भी यहीं जो है प्रभावित होती है। इसके साथ में एक और आपको नदी बताना चाहेंगे, बेस जो नदी है जिसको हम पढ़ा है जो कि विदिशा नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहाँ से प्रभावित होती हैं। तो इन नदियों के बारे में भी आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगले फैक्ट के बारे में हम कवर करेंगे। विदिशा जो है वैतरणी और जो कि नौलखी के नीचे बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ दो नदियों का संगम है। तो विदिशा के अंतर्गत ये आती है। देखिए वैतरणी और नौलखी के नीचे बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ दो नदियों का संगम है। इसके 50 फीट जो है आगे का स्थान दाना बाबा घाट कहलाता है। तो इनके जो आगे का 50 फीट आगे का जो स्थान है दाना बाबा घाट कहलाता है। इस स्थान से यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई। देखिए ये IMP फैक्ट आने वाला है, 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप। ये जो स्थान है, इसी स्थान से यक्ष और यक्षिणी की विशाल मूर्तियां प्राप्त हुई। यक्ष वाली मूर्ति भारत में मिली अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है। यानी यक्ष वाली की जो मूर्ति है जो यहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपकी भारत में मिली अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है। और मोस्ट IMP फैक्ट ये आपका रहेगा कि इसी मूर्तियों की प्रकृतियाँ अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरवाजे के दोनों तरफ लगी हुई हैं। इमेज में हम आपको बताना भी चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका ये आपका भवन है, और यहाँ पे इसके दरवाजे के दोनों तरफ ये लगी हुई है कौन सी? यक्ष वाली की मूर्तियाँ। तो ये आपकी कहाँ मिली है? ये आपकी विदिशा में मिली है। और यहाँ पे ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको इमेज दिखाना चाहूँगा। देखिए इमेज देख लीजिएगा आप, दोनों तरफ ये लगी हुई है यक्ष वाली की मूर्तियाँ। जैसा कि आपका RBI जो कि RBI के जो दोनों द्वार है, इन पे ये लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप ये याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़े से और, तो देखिए यहाँ पे विजय मंदिर भी है विदिशा में। और विदिशा के किले की सीमा के अंदर पश्चिमी तरफ जो कि आपका स्थित है। इस मंदिर का नाम पर ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा है। यानी आपका विदिशा का जो मंदिर है विजय मंदिर, इसी मंदिर के नाम पर ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा है। ये आप याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख है 1024 में महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अलबरूनी ने किया था। अलबरूनी जो आया था महमूद गजनी के साथ में आया था 1024 में, और उन्होंने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था। अपने समय में देश के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता था। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार यह जो है आधा मील लंबा
चौड़ा था तथा इसकी जो ऊंचाई थी 105 गज थी। और जिससे इसमें जो कलश रखे हुए ऊपर ये आपके दिखाई देते हैं। दो बाहरी जो कि द्वारों के भी सिंह चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। एक और इमेज आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप इमेज देख सकते हैं, वो पुरानी इमेज, ये आपकी अभी फिलहाल की इमेज है। तो ये आप दोनों देख सकते हैं और आसानी से इनको जो है अच्छे से कवर भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अगर आप चित्र विजुअली देखेंगे तो यहाँ पर आई होप के आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। बात करेंगे थोड़ी सी और, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के उपरांत किया था। अब ऐसा कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पष्ट चीजें नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने करवाया था। अब देखिए यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गया तो यहीं पे ऑप्शन भी आपको यही मिलने वाला है, इसलिए इसको तो आपको याद रखना ही है। नृपति के सूर्यवंशी होने के कारण जो कि भेल्ली स्वामीन सूर्य का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? इन्होंने ही बनवाया था, चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने। इसके साथ में इस जो भेल्ली स्वामीन के नाम से जो स्थान मंदिर बनवाया था इन्होंने, के स्थान का नाम जो है भलसानी पड़ा और बाद में इसको कालांतर में भेलसा नाम इसका पड़ गया। तो इसी का जो है भेलस्वामी था, भेलसाना पड़ा, भेलसानी पड़ा और भेलसा बाद में हो गया और भेलसा से फिर विदिशा हो गया। तो ऐसा आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे थोड़ी सी और, तो देखिए उदयगिरी में जो है नीलकंठ मंदिर आपका स्थित है। नीलकंठ जो मंदिर है आपका उदयगिरी में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सम्राट अशोक की जो पत्नी थी महादेवी यहीं की रहने वाली थी। विदिशा का पुराना नाम भीलसम और बैसनगर था। यहाँ बेतवा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शहर है। इसका जो अन्य नाम है वो दसारना भी मिलता है और पुराणों में विदिशा का नाम भद्रावती, औरंगजेब ने इसका नाम जो है आलमगीरपुर जो है रखा था। क्लियर चीजें, आगे बढ़ेंगे थोड़े से और, तो विदिशा में भागवत धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ यहाँ पर स्थित है और सम्राट अशोक द्वारा परियोजना हलाली जो नदी पर स्थित है। यानी सम्राट अशोक जो सागर परियोजना है ये आपकी हलाली नदी पर स्थित है। सम्राट अशोक की जो पत्नी थी महादेव विदिशा की थी। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में और यह आपकी गुप्तकालीन गुफा है। यहाँ वरा अवतार की लेटी हुई प्रतिमा अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके साथ में जिले का जो गंज बासोदा है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान यहाँ पर है। और जैन तीर्थ जो तीर्थकार थे आपके शीतलनाथ, उनके जन्मस्थली यानी उनका जो जन्म हुआ है यही हुआ था विदिशा में, तो उनकी जन्मस्थली भी यहीं पर है। ये आप चीज़ें याद रखना आपको जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हमने इनके बारे में टॉप लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है ले ली है, आपको दे दी है। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी लोगों के इस बारे में जो है इन फैक्ट को कवर कर चुके हैं हम, इनका जो है सभी को पता चल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना जरूर से मत भूलिएगा। तो आपके लिए बस इतना ही आज के इस वीडियो में। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत।